अध्ययन कर रहे हैं इस समय ठोस अवस्था में संकुलन क्षमता का। संकुलन क्षमता का आशय है कि किसी एकक कोशिका में उपस्थित घोलों का आयतन तथा एकक कोशिका के कुल आयतन के अनुपात को संकुलन क्षमता कहते हैं। कैसे ज्ञात की जाती है? इसका सूत्र है PE बराबर, P से मतलब पैकिंग, एफिशिएंसी, तो PE बराबर Z इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। Z का मतलब गोलों की संख्या, परमाणुओं की संख्या उस एकक कोशिका में, और 4/3 पाई आर क्यूब का मतलब उस पर्टिकुलर परमाणु या गोले का आयतन बटे एकक कोशिका का कुल आयतन A क्यूब इंटू 100। ये होती है संकुलन क्षमता। संकुलन क्षमता हमने पिछले टॉपिक में सरल घनी के लिए निकालना सीखी। अब देखते हैं फलक केंद्रित के लिए। सरल घनी एकक कोशिका की संकुलन क्षमता 52.4% आई थी। देखते हैं इसकी संकुलन क्षमता कितनी आती है। हम लोग फलक केंद्रित एकक कोशिका को पहले बना के देखेंगे। फलक केंद्रित एकक कोशिका बनाते हैं तो वो इस प्रकार की बनती है। उसके 8 कोने होते हैं जिन पर एक एक परमाणु स्थित होता है। तथा प्रत्येक फलक पर एक एक परमाणु और स्थित होता है। इसे कहते हैं फलक केंद्रित एकक कोशिका। जब इसमें कुल परमाणुओं की संख्या, जिसे यहाँ Z लिखा गया है, ज्ञात करते हैं तो वो 4 आती है। कैसे आती है? सबसे पहले वही ज्ञात करते हैं कि फलक केंद्रित एकक कोशिका में अवयवी कणों की संख्या Z बराबर, हमने यहाँ शॉर्ट में लिखा है, पूरी लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूँ मैं अब, कि फलक केंद्रित एकक कोशिका में कुल अवयवी कणों की संख्या Z बराबर 8 कोनों पर स्थित 8 परमाणुओं के लिए प्रत्येक परमाणु का योगदान होता है 1/8। तो 8 के लिए होगा 1/8 गुणे 8 प्लस, अब फलकों पर स्थित 6 परमाणु हैं, प्रत्येक का योगदान 1/2, तो 1/2 गुणे 6। इसलिए हम टॉपिक्स में इसका अध्ययन कर चुके हैं कैसे होता है। तो ये वैल्यू आती है 1 और ये वैल्यू 3, तो 1 + 3 = 4। यानी फलक केंद्रित एकक कोशिका में कुल अवयवी कणों की संख्या Z = आती है 4। कितनी आती है? 4। Z का मान एक ज्ञात कर लिया। अब हम देखते हैं कि इसकी R और A क्यूब में A में क्या संबंध हो सकता है। अब ध्यान से देखना है। क्या ध्यान से देखना? देखिए कि इस बिंदु को हम डॉटेड लाइन से यहां मिला दिया और इसको क्रॉस करते हुए यहां मिला दिया। ये सीधे देखते हैं, इसको क्यों मिला दिया? देखिए, यदि हम एक निश्चित त्रिभुज को की जैसी संरचना बनाए तो इस पॉइंट को हमने मान लिया A, कितना मान लिया? A मान लिया। इसको यहां नहीं, यहां मिलाते हैं, ये अब सीधा मिलेगा। ये दोनों कोने, यहाँ का यहाँ कोना, यहाँ का यहाँ कोना, ये बीच में एक परमाणु सेंटर में आ गया। कहाँ पे आ गया? सेंटर में आ गया। अब देखिए, इस बिंदु को हमने A मान लिया, इस बिंदु को B और इस बिंदु को C। ये एक समकोण त्रिभुज है, ये कोण 90 अंश का होता है। तो हम इसको बाहर निकाल लें तो ये हो गई हमारी BC, ये भुजा हो गई हमारी AB और ये भुजा हो गया कर्ण AC। पाइथागोरस की प्रमेय अब हम लगा सकते हैं। यहाँ पर लगा कह सकते हैं, देखना पहले गोलों की संरचना बनाते हैं। आखिर गोले कैसे व्यवस्थित हैं? इन गोलों को इस ट्रायंगल पे ही बनाएंगे। एक गोला तो C पॉइंट पे ये रहा, एक गोला B पॉइंट पे ये रहा। दोनों आपस में कैसा कर रहे हैं? टच कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? दोनों गोले आपस में टच करते हुए बनाते हैं। फिर से समझाते हैं आपको। हमने ABC को लिया, ये A पॉइंट, ये B पॉइंट, ये C पॉइंट, और ये कर्ण हमने डॉटेड लाइन से बनाया AC पॉइंट। C का गोल, A का गोला जो A वाला है पहले बनाएंगे, इसलिए स्टेप हो रही थी A। दूसरा गोला हमारा है बीच वाला, तो इसको थोड़ा और आकार बढ़ा देंगे ताकि वो बीच वाले गोले को टच करे।
ये देखिए अब आया, और ये रहा बी वाला, अब बन गया सही। ओके, ध्यान रखेंगे पहले ए को बनाएंगे, फिर इस वाले को बनाएंगे बीच के को, फिर सी को बनाएंगे, फिर बी को बनाएंगे। अब यहाँ पे ये देखना है कि ये भुजा कितनी है, बी सी, ये भुजा हमारी ए है, कितनी है ए, और ए बी भुजा कितनी है, ए बी है। परंतु इस भुजा को हम देखेंगे इस छोटे से डायग्राम को जो बाहर निकाल के लाया है कि यहाँ से यहाँ तक इस गोलिक त्रिज्या आर, यहाँ सी से यहाँ तक इस गोलिक त्रिज्या आर, और ये इसका केंद्र है तो इसकी त्रिज्या ए आर, और इधर भी देखें तो ये आर, तो ए सी की कुल लंबाई हो गई आर को 4 टाइम्स तो 4 आर। तो यहाँ हमने लिख दिया ए सी इक्वल टू 4 आर, आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर, और बी सी इक्वल टू ए, क्योंकि घन की भुजा ए, और ए बी इक्वल टू भी ए। तो पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी, क्योंकि ये कोण 90 अंश का है। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार हम क्या करेंगे कि हम मान रख देंगे। तो मान होता है पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग ए सी इक्वल टू, क्योंकि ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। तो ए सी स्क्वायर न करके हमने ए सी का मान निकाला तो अंडर रूट आ जाएगा, तो अंडर रूट ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। हम यहाँ से ए सी का मान निकाल रहे हैं 4 आर। देखिए अब ए सी की वैल्यू रख दी हमने 4 आर इक्वल टू अंडर रूट में ए बी स्क्वायर का मतलब हो गया ए स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर का मतलब भी हो गया ए स्क्वायर। ओके, अब यहाँ से ये हो गया 2 ए स्क्वायर, क्या हो गया 2 ए स्क्वायर, और ये है अंडर रूट में, और दैट इज 4 आर। तो 2 ए स्क्वायर इक्वल टू है 4 आर। तो यहाँ से हम ए स्क्वायर को अगर हम बाहर करें तो ए आ जाएगा, तो ये आ गया √2 इंटू ए इक्वल टू 4 आर। तो ए इक्वल टू आया 4 आर अपॉन √2। ये हमारी दूसरी वैल्यू आ गई, ये हमारी जेड थी, ये हमारी ए आ गई। इन दोनों की वैल्यू को हम इस पीई में रख दें। कहाँ रख दें, पीई में रख दें। सिंपल है, थोड़ा सा ट्रिक थी, आपने समझ ली होगी कैसे रखते हैं। तो हम लिखेंगे पीई इक्वल टू जेड इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन ए क्यूब इंटू 100। ये है इसका फॉर्मूला। क्या है इसका ये फॉर्मूला? तो ये इक्वल टू हो गया जेड की जगह 4 इंटू 4 अपॉन नीचे चला गया 4/3 का इंटू पाई इंटू आर क्यूब, और 3 इंटू ए क्यूब की जगह हमने रखा 4r अपॉन √2 का होल क्यूब इंटू 100। ओके, इस वैल्यू को आगे बढ़ाते हैं तो 4 4 या 16 पाई आर क्यूब हो गया, इंटू हो गया ऊपर 100 अपॉन 3 इंटू 4 आर क्यूब, क्योंकि आर का क्यूब आर क्यूब, और 4 का क्यूब हो जाता है 64। कितना हो जाता है 64। तो ये आ गया 3 इंटू 64 आर क्यूब अपॉन √2 जो नीचे है, तो √2 का क्यूब करके ऊपर लिख दिया। तो √2 इंटू √2 3 टाइम, कि क्यूब है तो 3 टाइम्स। अब 16 से ये कट जाएगा, इजी 4 वाला 16 4 जा 64। तो ये आया पाई आर क्यूब इंटू 100 इंटू √2 इंटू √2 इक्वल टू 2, और 2 इंटू √2 अपॉन 3 इंटू 4 इंटू आर क्यूब। वी कैन राइट एंड सॉल्व इजीली। क्या कि आर क्यूब से आर क्यूब क्रॉस हो गया। अब क्या बचा नीचे 12 बचा। तो ये कितना आया 100 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू 2 √2 की वैल्यू 1.41 अपॉन 3 इंटू 4 का मतलब 12। इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 73.7%। आप इसको सॉल्व करिए। इस प्रकार आज हमने सीखा फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका की संकुलन क्षमता और सरल घनीय एकक कोष्ठिका की संकुलन क्षमता। कल देखेंगे काय केंद्रित एकक कोष्ठिका की संकुलन क्षमता को। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।